हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में समझना है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए दो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंस, मेमोरी इज क्रिएटेड एट रन टाइम ओनली। ये तो आपको पता भी है, लेकिन फिर से याद कर लो। मेमोरी इज क्रिएटेड एट रन टाइम ओनली। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट नहीं होती। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तभी उसकी मेमोरी क्रिएट होती है। एक और सेंटेंस समझना है, उसके लिए सी प्रोग्रामिंग में जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझा है हमने, वो याद करो। कि मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर ए, एक है फ्लोट बी और एक है इंटीजर पॉइंटर पी। अब पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होता है? एड्रेस होता है ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। तो p जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो इसके अंदर कोई अदर इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर हो सकता है। तो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, ये पॉसिबल है। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल का टाइप एंड जिसका एड्रेस हम स्टोर कराते हैं उसका टाइप अलग है। सेम वे, जब क्लास के अंदर हम कुछ यूज करते हैं, क्लास 1 और एक क्लास 2 है, तो क्लास क्या है? हमारा एक टाइप ही है। इसका भी पॉइंटर बन सकता है। एक क्लास 1 का o, 2 का ऑब्जेक्ट t एंड 1 का पॉइंटर p। अब जब हम ऐसा करेंगे p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ o, तो ये पॉसिबल है। अब ऐसा करेंगे p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t, तो ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोनों के टाइप अलग है। यहां पे p का टाइप 1 है तो 1 का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं, 2 नहीं है इसलिए 2 का एड्रेस स्टोर नहीं करा सकते। लेकिन जब इनहेरिटेंस होता है, समझना बराबर, जब इनहेरिटेंस है, एक 1 क्लास है, यहां पे ये 1 क्लास, उसका इनहेरिटेंस हुआ सेकंड क्लास के अंदर। यहां से मान लो कि ये इनहेरिटेंस हुआ एंड ये 2 क्लास। चलो, अब क्या होता है? रूल क्या है कि सुपर क्लास के पॉइंटर रेफरेंस में सब क्लास का एड्रेस भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन में मानो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 1o, एक ऑब्जेक्ट है 2t एंड एक पॉइंटर वेरिएबल है 1 पॉइंटर p। तो यहां पे हम ये तो कर ही सकते हैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ o। क्यों? क्योंकि टाइप सेम है। लेकिन यहां पे ये भी हो सकता है p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t। ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से सुपर क्लास का पॉइंटर वेरिएबल या तो पॉइंटर रेफरेंस है, इसके अंदर सब क्लास का एड्रेस हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये सेंटेंस याद रखना है, उसके बेस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। चलो, सेकंड सेंटेंस क्या है कि पॉइंटर ऑफ सुपर क्लास कैन होल्ड एड्रेस ऑफ सब क्लास। ये इनहेरिटेंस के केस में ही पॉसिबल है। विदाउट इनहेरिटेंस तो सब क्लास होता ही नहीं है, इसलिए इसका एड्रेस आएगा ही नहीं। चलो, अब प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट टर्बो C++, फाइल मेनू, DOS सेल, माउंट D एंड D ड्राइव, एग्जिट, न्यू, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void curly bracket start stop, clear screen, get ch, save D drive, courses C++ and polymorphism 2। चलो, एक क्लास बनाते हैं, क्लास 1 curly bracket start stop। इसके अंदर पब्लिक के अंदर एक मेथड बनाते हैं, void f1 void curly bracket start stop cout 1 f1, ऐसा एक मैसेज दे दिया।
अब क्या करते हैं, क्लास 2 इसके अंदर इनहेरिटेंस कराते हैं पब्लिक 1, इसमें भी मेथड को ओवरराइड कराते हैं void f1 void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सी आउट टू f1। अब रिक्वायर नहीं है कि यहां से हम सुपर क्लास के मेथड को कॉल कराए, इसलिए यहां पे सिर्फ खुद का ही मैसेज प्रोवाइड किया है। क्लियर? चलो अब क्या करना है, हम ये करते हैं 1o 2t एंड 1 का एक पॉइंटर वेरिएबल 1 पॉइंटर p। अब हम क्या करते हैं, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ o, ये पॉसिबल है। अब याद करो कि पॉइंटर और स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें डॉट की जगह पे हम एरो यूज करते थे, तो यहां पे भी क्या है, p जो है वो पॉइंटर है, तो p एरो f1, फिर से p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t, ये पॉसिबल है क्योंकि ये सब क्लास है, सब क्लास का एड्रेस हम स्टोर करा सकते हैं, देन p एरो f1। तो अभी यहां पे समझना कि जब एड्रेस प्रोवाइड कर दिया तो हम क्या बोलते थे कि p उस मेमोरी को पॉइंट करता है, यहां पे p किसको पॉइंट करता है, o को। o क्या है, वन क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब p के थ्रू जो भी काम होगा वो वन क्लास के लिए होगा, तो p एरो f1 मतलब वन क्लास का f1। उसके बाद हमने एड्रेस चेंज किया, रेफरेंस चेंज किया, अब p जो है वो t ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, मतलब t ऑब्जेक्ट के लिए काम होगा, तो 2 का f1 ऐसा होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है वो चेक करते हैं, चलो कंट्रोल F9, तो दोनों बार क्या हुआ, F1 F1, मतलब ये हुआ कि P जो है वो जिसको भी पॉइंट करता है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सुपर क्लास है, सुपर क्लास की जो भी मेथड को हमने ओवरराइड किया है उस मेथड को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा वर्चुअल, मतलब कंपाइलर ये समझेगा कि ये तो वर्चुअल मेथड है, एक्चुअल मेथड कहां पे है, जिसको पॉइंट करता है वहां पे। तो अब ये सिचुएशन में देखो, P जो है वो O को पॉइंट करता है, तो O के अंदर की F1 कॉल होगी, देन P जो है वो T को कॉल करता है, तो यहां पे सुपर क्लास के अंदर वर्चुअल मेथड है, तो वो वर्चुअल को छोड़ के जो एक्चुअल मेथड है जिसको पॉइंट करता है उसकी एक्चुअल मेथड को कॉल करेगा। सेव, कंट्रोल F9, तो देखो 1 F1 2 F1। तो अब ये पॉलीमॉर्फिज्म है और वो भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कैसे, तो देखो ये P एरो F1 स्टेटमेंट सेम, ये भी स्टेटमेंट सेम, लेकिन दोनों स्टेटमेंट से वर्किंग डिफरेंट हुआ, मींस पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुआ, तो देखो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो मैंने क्या बोला, मेमोरी इज क्रिएटेड एट रन टाइम ओनली, तो यहां पे कंपाइल टाइम पे इसकी मेमोरी ही क्रिएट नहीं हुई तो एड्रेस होगा ही नहीं, तो एड्रेस नहीं होगा तो कंपाइलर डिसीजन लेता है कि P जो है वो 1 का पॉइंटर है, मतलब P1 है, तो यहां से इसने डिसीजन लिया 1 का F1 कॉल करना है। ये लाइन में आया तब भी उसको एड्रेस नहीं मिला, इसलिए वो T को रिफर नहीं करता है, डिसीजन क्या लिया, P जो है वो 1 है, तो ये लाइन का भी डिसीजन यही आया कि 1 का F1 कॉल करना है। जब प्रोग्राम रन हुआ तो मेमोरी क्रिएट हो गई, मेमोरी जैसे ही क्रिएट हुई तो इसने डिसीजन चेंज किया कि P जो है वो O को रिफर करता है और O की F1 को कॉल करना है। उसके बाद यहां से फिर से डिसीजन चेंज हुआ, अब P जो है वो O की जगह पे T की मेमोरी को रिफर करता है, तो T के अकॉर्डिंग F1 को कॉल करना है। तो रन टाइम पे डिसीजन चेंज कर दिया, लेट वाला डिसीजन आया तो लेट बाइंडिंग, एंड रन टाइम पे जो चेंज हुआ इसलिए डायनेमिक बाइंडिंग। फिर से रन करते हैं, देखो 1 F1 एंड 2 F1, सिंपल। तो ये हुआ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल। एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हैज इंक्लूड iostream.h has include conio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch d drive courses c++ and polymorphism 3 class shape curly bracket start stop semicolon protected, ये प्रोग्राम हम बना चुके हैं, इंटीजर L एंड B, पब्लिक void get data void curly bracket start stop void display data void curly bracket start stop c out enter value of L
सी इन एल, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी, सी इन बी, डिस्प्ले डेटा में सी आउट एल इज इक्वल टू एल स्लैश टी, बी इज इक्वल टू बी, एंड एल एंड एल। चलो इसके अंडर में दो क्लास और बनेंगे, क्लास रेक्टेंगल, इनहेरिटेंस में पब्लिक शेप। अब रेक्टेंगल में जो भी मेंबर की रिक्वायरमेंट थी वो सुपर क्लास के अंदर है और प्रोटेक्टेड लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, हम रेक्टेंगल के अंदर कोई और लॉजिक के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर एक लॉजिक आएगा, वॉइड कैल्सी एरिया, वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे इंटीजर एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एंड मैसेज में प्रिंट कराएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to area handle and handle. Same way class triangle, public shape curly bracket start stop, फिर public void calci area, void curly bracket start stop, float area is equal to 1/2 HB, मतलब 0.5 multiplied by L multiplied by B. सी आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया एंडल एंड एंडल। तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया हमारा प्रोग्राम का। अब क्या करते हैं, सुपर क्लास कौन है, सुपर क्लास है हमारा शेप। तो शेप का पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, शेप पॉइंटर एस, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर, ट्राइंगल टी। अब क्या करते हैं, s इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ r, मतलब रन टाइम पे s किसको रिफर करेगा, r को। फिर s एरो गेट डेटा, तो r का गेट डेटा कॉल होगा, लेकिन r के अंदर तो गेट डेटा है ही नहीं, तो सुपर क्लास का कॉल होगा। उसके बाद s एरो डिस्प्ले डेटा, तो यहाँ पे r का डिस्प्ले डेटा, लेकिन r के अंदर डिस्प्ले डेटा है ही नहीं, तो सुपर क्लास का डिस्प्ले डेटा कॉल होगा। उसके बाद s एरो कैल्सी एरिया, तो आर के अंदर खुद का कैल्सी एरिया है, तो डायरेक्टली वो कॉल होगा। अब रेफरेंस चेंज करते हैं, s इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t, देन s एरो गेट डेटा, t के अंदर गेट डेटा नहीं है तो सुपर क्लास का कॉल होगा, s एरो डिस्प्ले डेटा, देन s एरो कैल्सी एरिया। सिंपल। तो अभी आपको पता है कि कंपाइल टाइम का डिसीजन ये होगा कि शेप का गेट डेटा, शेप का डिस्प्ले डेटा और शेप का कैल्सी एरिया। यहाँ पे भी कंपाइल टाइम में शेप का गेट डेटा, शेप का डिस्प्ले डेटा, शेप का कैल्सी एरिया। लेकिन जब प्रोग्राम रन होगा तो उसको मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, उसको एड्रेस मिल जाएगा, तो यहाँ पे डिसीजन चेंज होगा कि एस जो है वो आर को रिफर करता है, तो आर का गेट डेटा, आर का डिस्प्ले डेटा एंड आर का कैल्सी एरिया। सेम वे यहाँ पे फिर से रेफरेंस चेंज होगा, टी हो जाएगा तो टी का गेट डेटा, टी का डिस्प्ले डेटा एंड टी का कैल्सी एरिया। तो रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कंपाइल टाइम पे ये जो डिसीजन होता है, शेप का गेट डेटा नो प्रॉब्लम, शेप का डिस्प्ले डेटा नो प्रॉब्लम, लेकिन शेप का कैल्सी एरिया, तो यहाँ पे देखो शेप के अंदर कोई कैल्सी एरिया नाम की मेथड है नहीं है, तो कंपाइल टाइम पे उसको वो मेथड ही नहीं मिलेगी, तो वो एरर जनरेट हो जाएगी। देखो कंट्रोल F9, दो एरर, कैल्सी एरिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ शेप, कैल्सी एरिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ शेप। रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रन टाइम पे पहुंचने से पहले कंपाइल तो सक्सेस होना चाहिए, तो यहां से ही कंपाइल टाइम की ही एरर आ जाएगी। तो कंपाइल टाइम पे एरर सॉल्व आउट करने के लिए हमें शेप क्लास के अंदर एक ये मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैल्सी एरिया। भले उसके अंदर कोई लॉजिक ना हो, ब्लैंक मेथड रखो, लेकिन कंपाइल टाइम पे वो कैल्सी एरिया मेथड को फाइंड करता है, वो नहीं मिलती है, इसलिए वो एरर को सॉल्व करने के लिए यहां पे हमें डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सेव, कंट्रोल F9, अभी कोई एरर नहीं है, 10 10 फिर 10 एंड 10। तो अब क्या हुआ, देखो अब ये हुआ कि कंपाइल टाइम पे एरर तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल को रिफर करता है, तो रेक्टेंगल का गेट डेटा नहीं है तो सुपर क्लास का हुआ, रेक्टेंगल का डिस्प्ले डेटा नहीं है तो सुपर क्लास का हुआ, रेक्टेंगल का कैल्सी एरिया है फिर भी सुपर क्लास का कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि सुपर क्लास की ये जो मेथड है वो एक्चुअल मेथड नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे वर्चुअल मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो
तो कंपाइलर समझेगा कि ये वर्चुअल मेथड है, एक्चुअल मेथड को कॉल करना है। एक्चुअल मेथड कौन सी मेथड, जिसको वो रिफर करता है उसकी मेथड। चलो चेक करो, कंट्रोल F9, 10 10 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100, फिर से 10 एंड 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल 50। तो देखो स्टेटमेंट सेम, वर्किंग डिफरेंट। ये स्टेटमेंट से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉल होता है, ये स्टेटमेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉल होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, डिसीजन उसका था शेप, रन टाइम पे चेंज हो गया रेक्टेंगल, यहां पे डिसीजन था शेप, रन टाइम पे डिसीजन हो गया ट्रायंगल। क्लियर। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, यहां पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये जो सब क्लास है उसके अंदर कैल्सी एरिया मेथड को ओवरराइड करनी ही पड़े, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो जब ये लाइन रन होगी तो क्या डिसीजन होगा कि रेक्टेंगल को रिफर करता है तो रेक्टेंगल का कैल्सी एरिया कॉल होना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर कोई कैल्सी एरिया है ही नहीं, तो क्या होगा, तो सुपर क्लास का कैल्सी होगा। तो सुपर क्लास के कैल्सी एरिया में तो कुछ है ही नहीं। चेक करते हैं, कंट्रोल F9, 10 एंड 10, तो डिस्प्ले हुआ सुपर क्लास का कैल्सी एरिया ब्लैंक है, तो कोई आंसर नहीं आया। 10 एंड 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर है तो उसका मेथड कॉल हो गया। तो अभी यहां पे हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये हुई, सब क्लास के अंदर ये कैल्सी एरिया नाम की मेथड कंपलसरी ओवरराइड होनी चाहिए। ये C++ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ये वर्चुअल फंक्शन है वैसे एक फंक्शन होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड तो लिखना ही है, वर्चुअल वॉइड कैल्सी एरिया वॉइड। अब प्योर वर्चुअल मेथड जो होती है उसकी बॉडी नहीं होती, तो इज इक्वल टू 0 कर देना है बस। इज इक्वल टू 0 मतलब नो बॉडी, इसको बोलते हैं प्योर वर्चुअल मेथड या तो प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब इसका एक रूल होता है कि कंपलसरी ओवरराइड। अब ओवरराइड का मतलब क्या हुआ, सब क्लास में ही होता है, तो बाद में मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है इन सब क्लास, लेकिन फिर भी लिखते हैं तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो जब तक हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे तब तक कंपाइलर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। और जब हम ओवरराइड नहीं करते हैं तो ये जो क्लास होता है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर होता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। चलो देखते हैं, सेव, कंट्रोल F9, एक एरर आई, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेक्टेंगल। जब तक हम प्योर वर्चुअल मेथड को ओवरराइड नहीं करते तब तक ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। या तो फिर क्या कर दो, यहाँ पे मेथड को ओवरराइड कर दो, तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल F9, 10 10 10 एंड 10, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब भी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि सब क्लास के अंदर ये मेथड कंपलसरी ओवरराइड होनी ही चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आप वर्चुअल मेथड की जगह पे प्योर वर्चुअल मेथड का यूज कर सकते हो। सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।